ओके बच्चों, तो आज का हमारा नया टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, आज हम वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है और वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे पहला टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए सपोज हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया है। आप कोई भी वोलेटाइल लिक्विड ले सकते हो। हमने यहाँ पे एज अ वोलेटाइल लिक्विड वाटर को लिया। हमने यहाँ पे एज अ वोलेटाइल लिक्विड वाटर को लिया। अब आपको पता है कि वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, उसकी कोई भी टेम्परेचर पे वो वेपर फेज पे कन्वर्ट होगा, जिसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर कुछ ना कुछ इवोपरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फेज में से गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख सकते हैं वाटर लिक्विड कन्वर्टेड टू वाटर इन गैसियस फेज या फिर वेपर फेज। तो यहाँ पे वेपर बन रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इस जो वाटर लिक्विड से वाटर गैस बनने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर लिक्विड फॉर्म में था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। एक टाइम के बाद यहाँ पे गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फेज में जो वेपर की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे वेपर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा और वो वापस वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। वेपराइजेशन का उल्टा होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो अगर वाटर गैसियस फॉर्म में से वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है वापस, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। आपको ये चीज समझनी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास लिक्विड फॉर्म था, तो स्टार्टिंग में वेपराइजेशन का रेट ज्यादा था। अब इस प्रोसेस को हम अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दे, जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, तो इसको हम वेपराइजेशन प्रोसेस को हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दे। और बाद में जब वेपर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, जब वेपर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो कौन सी रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कंडेंसेशन को हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और आपको पता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया, जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो गया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन।
यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश हो गया है। अब आप समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता था। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो वेपर है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वेपर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन है वेपर की वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट करेगी उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की हम अगर डेफिनेशन लिखे तो अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid when equilibrium is established। जब इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, उस स्टेट में जो वेपर है वो लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है, वेपर है वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट करेगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है? अगेन एक चीज वापस समझ लेते हैं ये चीज को। हमने क्या समझाया है कि पहले हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड था, वाटर था, ठीक है, स्टार्टिंग में वेपराइजेशन का रेट ज्यादा था, उस रिएक्शन को हमने बोला रेट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, और उसको हमने फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में जो वेपर है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई और एक टाइम के बाद जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस रिएक्शन को हमने बोला कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाएगा, उस कंडीशन को हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे वेपर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई। अब ये कांस्टेंट वेपर कंसंट्रेशन लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट करेगी उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हो गई, प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid when equilibrium is established। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस केस में जो वेपर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर दो फैक्टर पे अफेक्ट करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, सपोज पानी का टेम्परेचर यहाँ पे पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, उसके जगह अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर दे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा वेपर बनती है और लिक्विड में से गैसियस फेज में जाने का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वेपराइजेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अब वेपराइजेशन का रेट इंक्रीज होगा मतलब यहाँ पे ज्यादा वेपर बनेगी और ज्यादा वेपर बनेगी तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन ये भी इंक्रीज होगा। रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज हुआ तो मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड और ज्यादा वेपर बनेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम राउल्ट के लॉ में इस चीज का यूज करने वाले हैं। और सेकेंड फैक्टर है इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन। इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा देखो, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे लिक्विड के दो मोलेक्यूल है, इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही इस मोलेक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, लिक्विड फेज से वेपर फेज में एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कम वेपर बनेगी, और कम वेपर बनेगी इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर है वो कम जनरेट होगा। क्लियर है? फिर से समझते हैं, दो मोलेक्यूल के बीच में अगर इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये मोलेक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हुई तो कम वेपर बनेगी, और कम वेपर बनेगी इसका मतलब कम वेपर प्रेशर है वो जनरेट होगा। तो ये बोल सकते हैं कि इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या है समझा है मैंने, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, लिक्विड फॉर्म में से वेपर फेज में जाने के लिए की टेंडेंसी। ठीक है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो क्या होगा, लेस वेपर विल बी फॉर्म्ड, और कम वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर है वो दो फैक्टर पे अफेक्ट करता है, एक हो गया टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा हो गया इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने समझाया आपको कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है,
वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, इसके कारण एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम राउल्ट्स लॉ देखते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, for solution of two volatile liquids, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ हो गया। ये जो राउल्ट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं जो दो वोलेटाइल सॉल्यूशंस को या फिर दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करके हमने बनाया है। जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो ऐसे सॉल्यूशन में partial pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component। समझते हैं इस चीज को। सपोज हमारे पास एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट भरा है। इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट ए को लिया है, प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, यहां पे सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। इसका मतलब इसकी कुछ वेपर बनेगी। तो अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है, प्योर स्टेट में इसको हम P0 सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो P0 सॉल्वेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? P0 सॉल्वेंट है वो प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम X सॉल्वेंट या XA लिख सकते हैं। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम XA या फिर X सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। ये XA मतलब आपको X सॉल्वेंट समझना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये समझो P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम K इंटू XA लिख सकते हैं। K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होगा, यहां पे सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? XA की वैल्यू क्या होगी? XA की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमको पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। यहां पे सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू हो गई 0, तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो P0 सॉल्वेंट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, K, या फिर K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P0 सॉल्वेंट जितनी हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक और कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने ए और बी को मिक्स किया है। जहां पे ए है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सोल्यूट है। ठीक है, ए है वो सॉल्वेंट है और बी है वो सोल्यूट है। ए और बी दोनों को मिक्स किया है और यहाँ पे दोनों जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है। दोनों जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है। ठीक है, अब क्या होगा, जहां यहां पे जो वेपर बनेगी और वो ए और बी दोनों की वेपर बनेगी। यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो ए और बी दोनों के कारण बनेगी। तो जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर होगा जिसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, तो टोटल वेपर प्रेशर या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लिख सकते हैं। पी टोटल की वैल्यू कितनी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है इस सॉल्यूशन फेज में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पहले निकालते हैं। ये चीज समझना, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. इसका मतलब क्या हुआ, partial pressure of solvent is directly proportional to its mole fraction. यहां पे XA की वैल्यू क्या है, XA की वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P सॉल्वेंट is equal to K into XA। अगेन K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और मैंने अभी समझाया कि K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू है वो हमने प्रूव किया है P0 सॉल्वेंट जितनी होगी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, P सॉल्वेंट is equal to P0, क्या लिखा है हमने, P0 सॉल्वेंट, K की वैल्यू हमने लिखी है P0 सॉल्वेंट इनटू XA। ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब P सॉल्वेंट की वैल्यू हमको मिल गई। इसी तरीके से हमको P सॉल्यूट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो P सॉल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, P सॉल्यूट की वैल्यू हो जाएगी P सॉल्यूट क्या होगा, P सॉल्यूट इज
P solute is directly proportional to XB लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा है P solvent is directly proportional to X है, ठीक है। वैसे ही अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या था राउल्स लॉ, सोल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो XB क्या हो गया, XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो P सोल्यूट की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं P सोल्यूट इज इक्वल टू K इंटू XB, और हमने प्रूव किया है कि K के जगह हम क्या लिख सकते हैं, K के जगह हम लिख सकते हैं P0B XB, मतलब K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जगह हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो P0B की वैल्यू क्या है, P0B है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। यहां पे भी हम लिख सकते हैं P0 सॉल्वेंट क्या है, P0 सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। यहां पे P0B की जगह हम ये भी लिख सकते हैं P0 सोल्यूट इंटू XB, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, P सोल्यूट मिल गया। P सोल्यूट क्या है, P सोल्यूट है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। P सोल्यूट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहां पे इक्वेशन आया था P टोटल इज इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट। हमारे पास इक्वेशन था P टोटल इज इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ठीक है। अब P सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास आ गई। P सोल्यूट की वैल्यू क्या है, P0B XB, ठीक है। P सोल्यूट की वैल्यू क्या है, P0B XB, या फिर P0 सोल्यूट इंटू XB, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं P0B XB, और P सॉल्वेंट की वैल्यू क्या है, P सॉल्वेंट की वैल्यू यहाँ पे है। P सॉल्वेंट की वैल्यू है हमारे पास P0 सॉल्वेंट इंटू X है, या फिर हम लिख सकते हैं P0A इंटू X है, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए हमने A लिया है, सोल्यूट के लिए हमने B लिया है। तो P सॉल्वेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है P0A इंटू X है, और P सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है P0B XB। तो P टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0B XB प्लस P0A इंटू XA। ये हमारे पास राउल्स लॉ का इक्वेशन आ गया। जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो तो
टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P टोटल इज इक्वल टू P सॉल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P0B XB इंटू P0A XA, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, at 323 Kelvin the vapor pressure of methanol ethanol solution, ठीक है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, मिथेनॉल और इथेनॉल, इनसे एक सॉल्यूशन बना है। उसके लिए P टोटल की वैल्यू दी है, P टोटल इज इक्वल टू 120x प्लस 140। P टोटल की वैल्यू हमको दी है 120x प्लस 140, जहां पे x क्या है, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल लिक्विड, ठीक है। x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है P0 ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम P टोटल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, P टोटल का अभी इक्वेशन हमने समझा P0A XA प्लस P0B XB, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया था लास्ट में, ठीक है। अब A के जगह में इथेनॉल मान लेता हूं और B के जगह में मिथेनॉल मान लेता हूं, मतलब जो भी A वाली टर्म्स है वो A इथेनॉल को रिप्रेजेंट करेगी और B वाली जो टर्म है वो मिथेनॉल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P0A XA की जगह क्या लिख सकते हो आप, XA की जगह 1 माइनस XB भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो XA की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस XB हम लिख सकते हैं, 1 माइनस XB, क्लियर। तो XA की जगह हमने 1 माइनस XB लिख दिया और P0B XB एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे XB क्या है, XB है वो मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। जो P0A है, P0A क्या है, इथेनॉल का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर, और P0B क्या है, P0B है वो मिथेनॉल का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P0A माइनस P0A इंटू XB, इसको मल्टीप्लाई किया है, प्लस P0B XB। अब देखो इन दोनों में XB कॉमन, तो ये इक्वेशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यहां पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P0A, हमने XB को कॉमन किया है, यहां से XB कॉमन है तो XB कॉमन निकाला, क्या लिख सकते हैं, P0B माइनस P0A, P0B माइनस P0A, ये हमारे पास P टोटल का एक इक्वेशन आ गया। P टोटल इज इक्वल टू P0A प्लस XB माइनस P0B माइनस XB इंटू P0B माइनस P0A। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमारे पास, ठीक है।
कंपेयर करो, पी टोटल के जगह क्या लिख सकते हो, पी, ठीक है, 140 प्लस XB की जगह क्या लोगे, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, जो हमने लिया है X इंटू 120, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर दिया तो आपको P0A की वैल्यू मिल गई। P0A की वैल्यू कितनी होगी, P0A की वैल्यू हो जाएगी 140 और P0B माइनस P0A की वैल्यू कितनी होगी, P0B माइनस P0A की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है। तो हमारे पास P0B माइनस P0A इसकी वैल्यू आ गई 120, P0B माइनस P0A की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। आपके पास P0A की वैल्यू है 140, तो P0B माइनस 140 इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P0B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 260, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। हमको मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन पूछे हैं और P0B मतलब क्या है, P0B मतलब मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन है, तो P0B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 260, ठीक है। जब किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन दिए हो तो आप इस मेथड से किसी भी का भी पार्शियल प्रेशर है वो निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो ग्राफ्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक का सब कुछ समझ में आया होगा। हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था राउल्ट्स लॉ, यहां से राउल्ट्स लॉ क्या था, फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, जब दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर हो तो उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर हम लिख सकते हैं P0 सॉल्वेंट, P0 सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इट्स मोल फ्रैक्शन कितना है, x है, ठीक है। तो P0 सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू K into x है। K क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब x की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो P0 सॉल्वेंट की वैल्यू क्या आ गई K। अब ये हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है, तो उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल की वैल्यू हो जाएगी P सॉल्वेंट प्लस P सॉल्यूट, P सॉल्यूट प्लस P सॉल्वेंट जितनी हो जाएगी। अब हमको P सॉल्यूट की और P सॉल्वेंट की वैल्यू निकालनी है। P सॉल्वेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P सॉल्वेंट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू K into x है और K की वैल्यू अभी हमने पढ़ी, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू हमने देखी है P0 सॉल्वेंट जितनी, ठीक है। तो K की वैल्यू P0 सॉल्वेंट यहाँ पे पुट करेंगे तो P सॉल्वेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी P0 सॉल्वेंट into x है और P0 सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P0A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो P0A into x है। सेम उसी तरीके से हमने सोल्यूट के लिए निकाला, तो सोल्यूट के लिए हमारे पास P सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी P0B into xB। अब ये वैल्यूज हम P टोटल के इक्वेशन में रखेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट। P सोल्यूट की वैल्यू क्या थी, P0B xB प्लस P0A x, ठीक है। तो ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन को यूज करके इसके अलग-अलग ग्राफ डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।